कक्षा 10 के अगर आप विद्यार्थी हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये इस चैप्टर की आत्मा है। चैप्टर का नाम क्या है? भारत यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग चैप्टर का नाम देख सकते हैं। कक्षा 10 के जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस चैप्टर का जो सबसे यूरोप में राष्ट्रवाद जो ये चैप्टर है, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का जो हम प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं आपको, ये आप जान के चलिए कि यूपी बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ये 100% है कि 6 नंबर में एक प्रश्न आएगा ज़रूर। अगर आप इन दोनों प्रश्नों को पढ़ के जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास समय हो तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। आधा अधूरा देखोगे तो कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना और समझ में आए तब आप लोग कमेंट के द्वारा बताना कि अगला वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इस चैप्टर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न सारे हैं उन सभी का विश्लेषण हम कर दिया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर देख लेना। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं उसको हम दे दिए हैं। अब आप दीर्घ उत्तरी 6 नंबर में प्रश्न आएंगे। ठीक, प्रश्न क्या है? जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कब कब आए हैं। आप एक बार देख लीजिए जिससे आपको भी विश्वास हो जाए। ये आपकी पुस्तक में जो दिया गया है प्रश्न उत्तर, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी बार आया है। यहाँ पर देखिए इटली का एकीकरण 2023 देखिए 2026 में हम देने जा रहे हैं पेपर, 25 में पढ़ रहे हैं, 26 में पेपर देने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे आया है इटली का एकीकरण। इसी तरह जर्मनी का एकीकरण भी प्रश्न कई बार आया है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इटली का एकीकरण और मेजनी, यहाँ पर देखिए इटली का एकीकरण और मेजनी का गैरिबाल्डी का योगदान क्या था, इन सभी का वर्णन आया है ना। कितना महत्वपूर्ण है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या है इटली का एकीकरण? अगर अधूरा वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हम जर्मनी का एकीकरण जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें इटली का एकीकरण नहीं समझ में आना है। पहले आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है, उसके बाद हम इटली का एकीकरण समझेंगे। तो देखिए क्या है, सन 1848 ईस्वी की बात है। 1848 ईस्वी की बात है। क्या है? 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र को बारे में बोला गया। राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र के लिए बोला जाना। राष्ट्रवाद, जनतंत्र यानी जनता का शास्त्र, जनतंत्र और क्रांति से अलग होने रूढ़िवादियों ने राज्य की सत्ता को बढ़ाने और संपूर्ण यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी आप लोग जानते हैं जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। तो उन्होंने सत्ता को बढ़ावा देने के लिए और संपूर्ण यूरोप में राजनीतिक स्थापित करने के लिए हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का ही प्रयोग किया। और क्या किया? जिस कारण जर्मनी व इटली का एकीकरण होकर राष्ट्र राज्य बन गए। क्या बन गए? राष्ट्र बन गया और राज्य बन गए। क्या हुआ था आगे? जर्मनी के मध्यवर्गीय लोगों में, जब आप प्रश्न को समझ जाओगे तो लिख लोगे आराम से। देखिए क्या कह रहा है, जर्मनी के मध्यवर्गीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत अधिक थी। उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक थी और उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर, जो जर्मन महासंघ के क्षेत्र अलग अलग बटे हुए थे, उनको क्या किया? मिलाकर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि हम एक सांसद प्रणाली बनाएंगे, एक सांसद का निर्माण करेंगे। परंतु राष्ट्र निर्माण की इस पहल को राजशाही और सेना ने मिलकर दबा दिया। जो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने क्या किया? इसको दबा दिया। इसका प्रशा के बड़े भूस्वामियों, जिनको कहा जाता है जंकर्स, ने समर्थन किया। जो बड़े भूस्वामी थे उन्होंने इसका समर्थन किया, सहयोग किया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा के प्रमुख मंत्री जो थे, प्रशा का जो प्रमुख मंत्री था उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। याद रखना, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी योगदान इसका ही था। देखिए हाईलाइट यहाँ पर हुआ है, सबसे बड़ा योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का ही था। ठीक, तो प्रशा का प्रमुख मंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क को इस
प्रक्रिया का जनक माना जाता है। इस प्रक्रिया का जनक किसे माना जाता है? ऑटोवन बिस्मार्क को माना जाता है, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही, जो प्रशा की सेना थी और नौकरशाही की सहायता ली। ठीक, 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष तक युद्ध चला था। ठीक, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। प्रशा जीत गया। किससे किससे जीता था? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की क्या हुई? जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जर्मनी के एकीकरण के समय बड़ी घटनाएं निम्न थी। कौन सी घटनाएं थी? घटनाओं को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहली घटना है 1815 ईस्वी की। 1815 ईस्वी में क्या हुआ? 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर जर्मन महासंघ की स्थापना हुई। 1815 ईस्वी में क्या किया? जर्मनी के राज्य, जो जर्मनी के अलग अलग राष्ट्र थे, उनको ऑस्ट्रिया के साथ मिला लिया गया और मिलाने के बाद क्या कर दिया? जर्मन को महासंघ की स्थापना कर दी। एक जर्मन महासंघ की स्थापना करी और इसी क्रम में फ्रैंकफर्ट की संसद द्वारा, एक फ्रैंकफर्ट मतलब क्या कि संसद की स्थापना की। संसद द्वारा संविधान का प्रारूप बनाकर जर्मन राष्ट्र की स्थापना का सफल प्रयास किया गया। मतलब एक संसद बना दिया गया और जर्मन राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। एक असफल प्रयास था, ये सफल प्रयास नहीं हुआ, ये असफल रहा। प्रयास तो बहुत किया लेकिन ये सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या? ऑटोवन बिस्मार्क था ना ये, तो ऑटोवन बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीति का अनुसरण कर, मतलब कि रक्त और लौह की नीति का समझ सकते हो कि खून खराबा, ठीक, खून बहना, रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करके एकीकरण का कार्य पूरा किया गया। मतलब खून खराबा, मार काट हो गया, तब एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1866 ईस्वी में क्या हुआ? 1866 ईस्वी में प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रशा की जीत हुई। जब 1800, ये घटना को याद रखना, इतिहास का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि सन को याद करना। तो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का प्रशा के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? प्रशा की जीत हुई तथा ऑस्ट्रिया का जर्मनी पर प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जो जर्मनी ऑस्ट्रिया को कैद किया था, दबाव डाला था, गुलाम बनाया था, उससे क्या हो गया? ऑस्ट्रिया आज़ाद हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई? अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण में आर्थिक सशक्तिकरण और सैन्य सुधार दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने क्या किया? जर्मन को एकीकरण करने के लिए और आर्थिक सशक्तिकरण यानी पैसे से, रुपए से, धन से क्या हो, सशक्तिकरण होने के लिए सैन्य में यानी सेनाओं में सुधार किया, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। 18 जनवरी सन 1871 को, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण घटना है, 18 जनवरी सन 1871 ईस्वी को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री, ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग बैठाई गई वर्साय के शीश महल यानी एक महल में, हॉल ऑफ मिरर्स जिसे कहा जाता है, उसमें, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। बता दिया गया कि आज से एक नया जर्मन साम्राज्य स्थापित होता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, पैसे, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। अर्थात अगर कहा जाए कि जर्मनी के एकीकरण कब संपन्न हुआ, तो 18 जनवरी सन 1871 को जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझने के बाद इसको लिखने की कोशिश करिएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ये जर्मनी का एकीकरण था। अब हम चलते हैं इटली के एकीकरण की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण कैसे पूरा हुआ। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं अभी तक तो बहुत ही लकी आदमी हैं। आपसे ये जान लीजिए, गारंटी मैं लेता हूँ आपसे ज़्यादा नंबर किसी का नहीं आएगा अगर आप लोग मन से पढ़ रहे हो तब। 19वीं सदी की बात है, 19वीं शताब्दी का मतलब आप लोग कह सकते हैं 1800 ईस्वी के बाद का जो समय होता है उसे आप 19वीं शताब्दी कह सकते हो। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था, यानी इटली को 7 भागों में बांट दिया गया था। इनमें से केवल एक राज्य सरडिनिया पीडमांट एक ऐसा ही था जिसको ही इतावली राजघराने में द्वारा शासित किया जा रहा था। मतलब कि इनमें जो सरडिनिया ही जो था इसे ही राजघराने के द्वारा शासित किया जाता था। बाकी क्या है, देखिए इटली का एकीकरण में प्रोत्साहन किसे मिला। देखिए देश तो बहुत थे, राज्यों में क्या किया गया, बांट दिया गया था। तो एक सार्डिनिया पीडमांट जो था इसे ही राजघराने से जोड़ा गया था, बाकी किसी को राजघराने से नहीं जोड़ा गया था।
इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्ति का योगदान, कौन सा व्यक्ति था जिसका सबसे बड़ा योगदान था? इस व्यक्ति का चेहरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये वही व्यक्ति था जो दाढ़ी वाला दिख रहा है आपको, ये तो जिउसेपे मैत्सिनी इसका नाम था। क्या नाम था? जिउसेपे मैत्सिनी। इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध व्यक्ति निम्न थे। सबसे पहले कौन थे? जिउसेपे मैत्सिनी। जिउसेपे मैत्सिनी का सबसे बड़ा योगदान था। अगर आपसे कहा जाए कि इटली का एकीकरण किसके द्वारा संपन्न हुआ, सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो जिउसेपे मैत्सिनी के द्वारा था। जर्मनी के एकीकरण में किसका था? जर्मनी के एकीकरण में था ऑटोवान बिस्मार्क का था। ठीक, तो देखिए जिउसेपे मैत्सिनी जी क्या कहते हैं, क्या हुआ था? 1830 ईस्वी के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जिउसेपे मैत्सिनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया। इन्होंने दो भूमिगत समाजों का गठन किया। इन्होंने क्या किया? दो भूमिगत समाजों का गठन किया। पहला मार्सेई में यंग इटली, ये प्रश्न बनता है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जिउसेपे मैत्सिनी ने की थी। तो यंग इटली, और दूसरा क्या था? बर्न में यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जिउसेपे मैत्सिनी ने की थी। इन्होंने मैटरनिख ने, और एक मैटरनिख थे, मैटरनिख ने इन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। इन्होंने कहा कि जो मैटरनिख है ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पी भी बनेगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जिउसेपे मैत्सिनी ने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो जिउसेपे मैत्सिनी ने की थी। आगे देखते हैं, कुछ और व्यक्ति हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम था काउंट कैमिलो डी काबूर। ये क्या किए? देखिए इन्होंने इटली के एकीकरण के प्रमुख मंत्री काबूर की कूटनीति का बहुत अधिक योगदान था। इनकी कूटनीति थी, कैसे कूटनीति की है, जो 1852 से 1860 ईस्वी तक पीडमांट के मंत्री बने रहे। ये पीडमांट के क्या थे? मंत्री थे। काबूर फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में सफल हुए थे। तो ऐसे इन्होंने कूटनीति से अपना इटली का एकीकरण पूर्ण करने में महान योगदान दिया। अब आगे आते हैं, कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं, जिउसेपे गैरिबाल्डी। ये इटली के एकीकरण में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सबसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति इनके कहा जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो जिउसेपे गैरिबाल्डी। ये इटली के एकीकरण में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने 1833 ईस्वी में मैत्सिनी से मुलाकात की। जिउसेपे मैत्सिनी से क्या की? मुलाकात की, और यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने 1834 ईस्वी में पीडमांट में एक गणतंत्री विद्रोह में भाग लिया। मतलब एक गणतंत्र का विद्रोह करने वाले युवकों में भाग लिया, पार्टिसिपेट किए। और 1854 ईस्वी में इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में लगे। मतलब इटली जो इतालवी भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको क्या किया? इकट्ठा किया। विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया, और इन्होंने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का एक अभियान का नेतृत्व किया। ये स्वयं सेवक रेड शार्ट्स के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गैरिबाल्डी ने 1867 ईस्वी में इन स्वयं सेवकों की सेना का नेतृत्व किया, जो पेपल राज्यों से लड़ने में रोम गई। मतलब रोम एक देश है, ठीक, वहाँ पर रोम गई, जहाँ फ्रांसीसी सैनिक तैनात थे। फ्रांस के सैनिक तैयार थे। और 1870 ईस्वी में फ्रांस से युद्ध हुआ। फ्रांस से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अंततः पेपल राज्य इटली में शामिल हो गए और इटली का क्या हो गया? एकीकरण संपन्न हो गया। आप लोग यहाँ पर इटली के एकीकरण के राज्य को देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है ना, इटली से पूर्व इटली के राज्य, एकीकरण से पूर्व जो इटली के राज्य थे ऐसे थे। ये देखिए ये सब वहाँ के संगठन है, ठीक। ये सारी घटनाएं हुई। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिया गया है इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा बुलेट्स के 1830 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांस गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, और मैटरनिख ने क्या कहा था, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कब हुआ था। तो ये सारे प्रश्न हैं जो इटली के एकीकरण से संबंधित हैं।
आशा करता हूँ आपको इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सामाजिक विज्ञान में आपको 99% नंबर लाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।